देखो, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1983 में ना, ब्रांड 1983 में जब जिस साल भारत वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसी साल ना विश्व में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि भारत दुनिया का ध्यान सतत विकास की तरफ आया। दुनिया को एहसास हो गया कि भाई ये कुछ तो गलत हो रहा है। तो सतत सतत विकास की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ दुनिया का विकास आया। तो 1983 में ब्रेंटलैंड कमीशन बना। इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, आवर कॉमन फ्यूचर। और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो परिभाषित किया है ना, इंटर उसने बोला है कि इंटर जनरेशनल इक्विटी बिटवीन यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के इस्तेमाल में अंतर पीढ़ी समता धारणीय विकास है। संसाधनों का, ठीक है। अब ग्रीन जीडीपी, वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी माइनस में एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट लॉस। GNH, ग्रॉस नेशनल इनकम, गिवन बाय द किंग ऑफ GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस गिवन बाय द भूटान किंग। इन्होंने इसमें 4 इंडिकेटर ज्वाइन किए थे। एक तो तुम्हारा प्रिजर्व इन्वायरमेंट एंड प्रिजर्व इन्वायरमेंट प्रिजर्व वो कल्चरल वैल्यू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। और इन्वायरमेंट को नेट करवे ना, उसके बारे में भी हमको पता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है और एक तरफ पॉल्यूशन होता है। इसमें इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें एक टाइम के बाद ना, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ना एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम तक तो रीच तक आपकी पर कैपिटा इनकम के साथ आपका पॉल्यूशन भी बढ़ता जाता है। और एक टाइम के बाद ना पॉल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि या तो सरकार नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेती है ना। यूरोप में जो वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेती है, या फिर सर्विस सेक्टर डेवलप हो जाता है, या फिर और सरकार ना पर्यावरण के ना नियम थोड़े कठोर बना देती है। सरकार पर्यावरण के नियम थोड़े कठोर बना देती है। देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ब्रेटलैंड कमीशन बना था, 1983 में बना था। उसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, आवर कॉमन फ्यूचर, जो रिकमेंडेशन थी कॉमन फ्यूचर की। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसने बोला कि संसाधनों के प्रयोग में अंतर पीढ़ी क्षमता, संसाधनों के प्रयोग में अंतर पीढ़ी क्षमता सस्टेनेबल वो धारणीय विकास है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीन जीडीपी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीन जीडीपी, जिसमें हम सब लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी एस्टिमेट माइनस में एस्टिमेट लॉस ऑफ इन्वायरमेंट, जीडीपी एस्टिमेट माइनस में एस्टिमेट लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा GNI, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये भूटान के किंग ने कहा था। इसके 4 इंडिकेटर हैं, 4 पैरामीटर हैं। एक तो प्रिजर्वेंस ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन टैक्स। एक सिंपल सी चीज़ है, CO2 के, ये बेसिकली उन चीज़ों पे लगाया जाता है जिनसे CO2 एमिशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे अभी हम सब ने पढ़ा था ना, रोमिनेंट करके एक पार्ट होता है, वो लाइव स्टॉक का पार्ट होता है जहाँ से मीथेन निकलती है। न्यूजीलैंड ने लगाया था मीथेन के लिए, वैसे ही ये वो बर्फ टैक्स लगाया था ना मीथेन ने, वैसे ही ये CO2 के लिए, ये CO2 पे लगाया जाता है। उन चीज़ों पे लगाया जाता है जो अधिक CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं। अब ये पूछा क्या भारत में कार्बन कर है, तो इसका आंसर है कि भारत में स्पष्ट रूप से तो कोई कार्बन कर है नहीं। भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है, परंतु ना निहित रूप में कुछ कर निम्नलिखित कर इसका कार्य करते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, पेट्रोल डीजल पर राज्य बिक्री कर लगता है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट, जब अगर आप एक मिलियन टन
यानी 1 टन CO2 को अवशोषित करने का प्रयास को, अगर आप 1 टन आपने कार्बन को अवशोषित कर दिया, कैप्चर कर लिया, तो ये 1 कार्बन क्रेडिट हो गया। इनका व्यापार भी हो सकता है, तो हम तो पता ही है। नेट जीरो कार्बन, जितना करा है जितना छोड़ा है उतना ले लो, नेट जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ना भारत अब नेट जीरो का टारगेट भारत का 2070 तक है, विश्व का 2050 तक, भारतीय रेलवे का 2030 तक। कार्बन सीमा शुल्क यूरोपीय संघ लगाया जा रहा है, यूरोपीय संघ लगा रहा है कार्बन के रिसाव को रोकने के लिए। और जो बेसिक राष्ट्र है ना, जिसमें तुम्हारा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। 1983 में ना ब्रंटलैंड कमीशन बना था। 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, आवर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट में बोल रखा था संसाधनों के उपयोग में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास है। संसाधनों के उपयोग में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास है। फिर हमने पढ़ा ग्रीन जीडीपी, उसमें था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी माइनस एस्टीमेट लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी माइनस एस्टीमेट लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। फिर हमने GHI पढ़ा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा ग्रॉस, जो ये भूटान के राजा ने दिया था। इसके 4 पैरामीटर हैं और 4 इसके पिलर हैं। पहला है प्रिजर्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेंस ऑफ कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, है ना। अब इसके बाद हमने पढ़ा इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व, जिसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये रिलेशनशिप दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन के बीच में। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। परंतु एक स्तर ऐसा आता है कि जहाँ पर ना पॉल्यूशन का स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप दिल्ली में ले लो। जैसे दिल्ली में, अगर मान लीजिए दिल्ली में आज अगर ऐसी हालत होती है कि भाई लोगों के पास हैंड टू फूड है, अगर ऐसी हालत होती, हैंड टू फूड वाली हालत होती कि बस बिल्कुल वो नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिक लॉकडाउन लगा देता? क्या सुप्रीम कोर्ट जो हर साल ग्रैब फ्री कंस्ट्रक्शन को रोक देता है, इतने मजदूर बेचारे घर बैठ जाते हैं, या सामान्य आते तो वो ट्रक ड्राइवर जो लेबर का काम करते हैं, जो ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, ये बैठ जाते घर पे? नहीं बैठ पाते। परंतु जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो नए नए कानून आएंगे। और अक्सर ऐसा देखो, UPSC ने पूछ भी रखा है, ये अक्सर ऐसे देशों में देखा जाता है कि ना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ना सर्विस सेक्टर ग्रोथ होता है और सर्विस सेक्टर में पॉल्यूशन कम होता है। और जब आप इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो जाते हो तो आप उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लग जाते हो, है ना। अब इसके बाद हमने कार्बन कर पढ़ा, एक कर जो CO2 के अधिक उत्सर्जन वाली वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग पर लगाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। एक जो कर लगाया जाता है जिसमें CO2 का अधिक उत्पादन होता है, जिन वस्तुओं से उन पर लगाया जाता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, कोल, है ना। देन उसके बाद हमने ये जाना कि क्या भारत में कार्बन कर है। तो 2000 कि हम इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था भारत में स्पष्ट रूप से तो कार्बन कर नहीं है, परंतु निम्नलिखित कर हैं, जिसमें निम्नलिखित कर दिए जा रहे हैं जिसमें कार्बन कर निहित है। जैसे कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, है ना। राज्य बिक्री कर, है ना। ये हो गए कार्बन क्रेडिट। अगर आप 1 टन कार्बन अवशोषित करते हो तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाता है ना। इसका व्यापार कर सकते हो। नेट जीरो कार्बन के बारे में सबको पता ही है, जितना उत्सर्जन कर रहे हो भाई उतना ले लो। उसके भारत का टारगेट 2070 है, विश्व का टारगेट 2050 है और इंडियन रेलवे का 2030 है। कार्बन सीमा शुल्क ये यूरोपीय संघ लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ इसे अपने आयतों पर लगाएंगे और ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत लगाया जा रहा है। जो बेसिक कंट्रीज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आप इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील,
अब ग्रीन वॉशिंग, ये यूपीएससी ने पूछ भी रखा है कि ना आप झूठा दावा करो कि भाई ये हमारे हमारे उत्पाद पर्यावरण रूप से बहुत अच्छे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल, रिपेयर, रिफर्मिश एंड शेयर, ये सर्कुलर इकोनॉमी है। लीनियर इकोनॉमी, मेक, डिस्पोज, मानव पूंजी निर्माण, ये हम सबको पता ही है कि आप मानव पूंजी निर्माण कैसे करोगे भाई, उनका डेवलप, उन पे शिक्षा पे शिक्षा पे भी निवेश करो, स्वास्थ्य पे निवेश करो, और पोषण पे निवेश करो, और स्किल सिखाओ, कुशलता सिखाओ, ये इन पे आप मानव पूंजी निर्माण कर सकते हो। उसके बाद आप सोशल कैपिटल, इंटरेक्शन कनेक्टिविटी यूनिट, इंटरेक्शन कनेक्टिविटी अमंग द पीपल। सोशल कैपिटल क्या बोलते हैं, सोशल कैपिटल का क्या है, इंटरेक्शन कनेक्टिविटी यूनिटी अमंग द पीपल। मैनी टाइम्स सोशल कैपिटल लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल कैपिटल हो गई।